नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। चाहे कोई भी निवेश क्यों ना हो, रिस्क यानी जोखिम जरूर होता है। तो अब आपको इस जोखिम को मैनेज कैसे करना है, रिस्क को फिक्स कैसे करना है और निवेश में कितने तरीके के रिस्क होते हैं, इन पर आज करने वाले हैं हम खास चर्चा। सबसे पहले हमारे आज के गेस्ट का परिचय करा दें। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। आज हम फिरोज से बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले जरा दर्शकों से बता दें कि आप भी अपने निवेश से जुड़ा सवाल हमें भेज सकते हैं और तरीका बेहद ही आसान है। अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना पूरा सवाल अच्छे से, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपको वापस कॉल बैक करके आपको शो में शामिल कर पाएँ। इसके अलावा हमारा जो ट्विटर हैंडल है, हमारा जी बिजनेस पेज है फेसबुक का, उस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। डिटेल सब आपके सामने है। और ईमेल moneyguru@zmedia.slgroup.com पर आप अपने सवाल हमें जरूर भेजिए, जिससे हम अगले शो में आपके सवाल शामिल करें। आइए अब शुरू करते हैं फिरोज से चर्चा की शुरुआत। फिरोज, रिस्क ये एक सबसे बड़ा डर होता है जो निवेशकों को किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में होता है, लेकिन रिस्क के बगैर रिवॉर्ड आप कैसे एक्सपेक्ट करें, इसलिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम निवेश में रिस्क की डेफिनेशन को अगर डिफाइन करें कि रिस्क होता क्या है, तो आसान भाषा में वो क्या होगा? गुड इवनिंग स्वाति जी। आई थिंक रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जिससे आपने ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ली है। क्योंकि इन्वेस्टिंग के दो पहलू होते हैं, एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं, रिटर्न होता है और रिस्क होता है। रिटर्न सब समझते हैं, रिटर्न की काफी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होती है लोगों को, रिस्क की थोड़ी नॉलेज कम होती है। रिस्क बहुत अंग्रेजी में बोला जाता है, उसकी मैथमेटिकल अक्षर जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, वो उसकी ज्यादातर जानकारी नहीं होती। कमिंग टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, रिस्क होता क्या है? एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो रिस्क वो होता है कि उम्मीदों से आपकी जो रिटर्न आती है वो कितनी अलग हो सकती है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से कितना आप परे जा सकते हैं, उसको कहते हैं रिस्क। तो रिस्क अगर 13% की रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं और अगर आपको 5% मिलता है, तो वो जो 8% कम मिला उसको कहते हैं रिस्क। अगर आप 13 की उम्मीद करते हैं, 20 मिल जाता है तो ज्यादा मिल गया उम्मीद से, उसको भी एक्चुअली टेक्निकली रिस्की कहते हैं। उम्मीदों से परे जितना आपकी रिटर्न डगमगा सकती है, पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकती है, उसको हम कहते हैं रिस्क। ब्रिलियंट। इससे आसान डेफिनेशन हो ही नहीं सकता था फिरोज। उम्मीदों से परे आप कितना ज्यादा आप रिटर्न कमा सकते हैं अपने निवेश से, उसको रिस्क कहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक निवेशक जो है वो रिस्क को पहचाने कैसे? अब जिस एसेट क्लास में मैं निवेश करना चाहती हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, मैं कैसे समझूं कि इसमें रिस्क कितना है? देखिए, अब रिस्क अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके आंकड़े होते हैं। माना कि एक थोड़ा भारी भरकम शब्द है, बट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। स्टैंडर्ड डिविएशन एक रिस्क मेजर होता है। जैसे रिटर्न की आप पर एनम रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन जो है वो आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इस एफडी में 6% की रिस्क आएगी, रिटर्न आएगी। वैसे ही रिस्क का एक आंकड़ा होता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हमें कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी का, तो आपको रिटर्न की उम्मीद करनी है 13 से 14%। 10 साल अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 14% पर एनम रिटर्न की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं। उसका जो रिस्क का आंकड़ा होता है वो होता है 10 से 12। इसका मतलब यह है कि 14 से स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 10 की मैं उदाहरण के तौर पे लूं तो 24 भी मिल सकता है आपको, और 14 से 10 कम 4 भी मिल सकता है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। सो रिस्क को मेजर कैसे किया जाता है? इक्विटी में रिस्क को स्टैंडर्ड डिविएशन के माध्यम से मेजर किया जाता है। तो हर फंड की फैक्ट शीट में अगर आप खोल के देखेंगे, और आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा कि इस फंड जो आपने खरीदा है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी, वो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको रिस्क का आंकड़ा बताती है। वो जितना कम होगा उतना अच्छा वो फंड रिस्क के मामले में कहलाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन वो आंकड़ा है।
अगर आप 10 का स्टैंडर्ड डिविएशन और 14 की रिटर्न का उम्मीद करते हैं तो 14 से 10 ज्यादा या 14 से 10 कम, ज्यादातर इस रेंज में आपकी रिटर्न रहेगी। 4 से 24 तक की रिटर्न की रेंज ज्यादातर रहेगी। ऐसे मेजर होता है इक्विटी फंड्स का रिस्क। और हर फंड या हर एसेट क्लास की रिस्क की जो मेजरमेंट होती है अलग होती है। इक्विटी के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और पॉपुलर रिस्क मेजर माना जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट से लोगों को वाकिफ कराया आपने फिरोज। इसके अलावा हम एक और बहुत कॉमन टर्म यूज करते हैं, थोड़ा टेक्निकल जरूर है लेकिन शो का मकसद ही यह है कि टेक्निकल टर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में लोगों को समझाना, खासतौर पर जब हम निवेश में रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बीटा का इस्तेमाल भी होता है जब हम किसी भी रिस्क पैरामीटर को, किसी भी फंड के निवेश के पैरामीटर को समझना चाहते हैं, खासतौर पर इक्विटी में। तो बीटा कैसे डिटरमिन करता है किसी भी फंड के रिस्क को? स्वाति जी, आपने सही कहा कि एक इन्वेस्टिंग में काफी सारे शब्दावली जो यूज होती है वो काफी टेक्निकल साउंड करती है, बट वो बड़ी सरल होती है। तो आपने जो बीटा की इंट्रोडक्शन करने की बात की है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निवेशक के अर्जों के पैसे लगते हैं। तो हर निवेशक से मेरी ये गुजारिश होती है कि आप अगर इन्वेस्टिंग कर चुके हैं साल, 2 साल, 3 साल, तो ये 3-4 चीजें हैं उसको समझना है। तो बीटा, स्वाति जी, उससे भी, स्टैंडर्ड डिविएशन से भी ज्यादा आसान होता है। बीटा हमेशा ये बताता है कि आपकी रिस्क मार्केट से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फंड खरीदा हुआ है, उसकी फैक्ट शीट्स में आप देखते हैं कि बीटा है 0.8 का, 0.8 का। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट से कम रिस्क का है, क्योंकि एक को जो आंकड़ा होता है, 1 से अगर कम होता है तो मार्केट से कम रिस्क है, 1 से ज्यादा आता है तो एक वो मार्केट से ज्यादा रिस्क है। तो बीटा का पहला ये कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखें कि बीटा 1 से ऊपर है या 1 से नीचे है। 1 से नीचे है तो मार्केट से उसका रिस्क कम है, और 1 से ऊपर है तो मार्केट से उसका रिस्क ज्यादा है। तो अब जो हमने उदाहरण लिया एक लार्ज कैप फंड का, अगर उसका बीटा आता है 0.8 का, 0.8 का, इसका मतलब यह है कि उसकी जो रिस्क है निफ्टी के मुकाबले अगर हम तुलना करते हैं तो 80% की ही रिस्क है उसकी, क्योंकि 0.8 का है। अगर 0.7 का हुआ मतलब 70% की रिस्क ही ले रहा है वो फंड। तो एवरी फंड विच हैज लेस देन 1 बीटा वो मार्केट से ज्यादा सेफ है, और जिसका फंड का बीटा 1 से ऊपर है उसका मार्केट से ज्यादा रिस्क है। तो आप कम से कम बीटा वाला फंड खरीदते हैं जब आपको सुरक्षित महसूस करना होता है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। एब्सोल्युटली। अब जब हम कुछ रिस्क के अलग अलग किस्मों की बात करते हैं, अगर हम करने की शुरुआत करें फिरोज आपसे, तो सबसे पहले जो जोखिम दिमाग में आता है वो होता है महंगाई का डर। और महंगाई का जोखिम सबसे ज़्यादा निवेशकों को अपने निवेश में लगता है। और हमें मालूम है कि हाल फिलहाल में महंगाई आसमान भी छू रही है और हमारे निवेश में उतना इन्फ्लेशन प्रूफ हमें रिटर्न नहीं मिलता कई मायनों में जितना होना चाहिए। तो ये जो इन्फ्लेशन रिस्क है वो कैसे हमारे निवेश या हमारे जो रिटर्न है उसको खा जाता है, और इसको दूर करने का तरीका क्या है? यस, स्वाति जी, ये जो इन्फ्लेशन रिस्क है, जो महंगाई का जो रिस्क है, वो दीमक होता है, दीमक की तरह होता है। वो दिखता नहीं है, बट आपके पैसे की जो खरीदने की क्षमता है उसको घटाता जाता है। अब इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूं और एक्चुअल डेटा दूं, तो 1979 में जहां से हमने ये एनालिसिस शुरू की थी, अगर आप जो चीज 5 रुपए में खरीद सकते थे 1979 में, उसको, उसी चीज को खरीदने के लिए आज आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ती है। तो 20 गुना ज्यादा पैसा आपको लग रहा है, वही चीज आपके घर आ रही है। अगर आप पानी का बॉटल खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का 1979 में, तो वही बॉटल, वही ब्रांड की बॉटल खरीदने के लिए आज आपको 100 रुपए अपनी जेब से निकाल के देने पड़ रहे हैं दुकानदार। ये, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। तो आपका अगर पैसा उससे ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो आपकी इन्वेस्टिंग कोई काम की नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपके पैसे की बढ़त को महंगाई से ज्यादा रखना अनिवार्य है और कंपलसरी है, वरना आप इन्वेस्टिंग करके बेफजूल अपना वक्त जाया कर।
तो इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, क्योंकि इन्फ्लेशन न्यूज़पेपरों में रोज नहीं आता। अगर मार्केट गिरती है तो कल सुबह आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे कि मार्केट 2% गिर गई, 3% गिर गई, बट महंगाई दीमक की तरह रोज आपके पैसे को थोड़ा 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 उसकी पावर को घटाती जाती है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली और दुखद बात यह है कि इंडिया में जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं वो एफडीओ में इन्वेस्टिंग ज्यादा करते हैं। तो एफडीआं आपके महंगाई को मात नहीं दे पाती, इसीलिए इंडियंस इन्फ्लेशन रिस्क को ज्यादातर तवज्जो नहीं देते और आदर सम्मान नहीं करते इस रिस्क का। तो हमेशा एक इन्वेस्टर से विनती रहती है कि एफडीओ में अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने फिरोज। बहुत ही सिंपल आपके बात से ये हम टेक अवे ले सकते हैं, महंगाई दर से ज़्यादा जो भी इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो आपको रिटर्न देने में कारगर है, वही आपके लिए इन्फ्लेशन प्रूफ प्रोडक्ट है, जिसमें डेफिनेटली एफडी का एग्जांपल फिरोज ने यहाँ पर दिया है। मैं अब कुछ और रिस्क की तरफ आपके पास आते हैं, क्योंकि हम अलग अलग रिस्क की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, अभी हमने बहुत समय के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी है। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे हमारे निवेश को चोट पहुंचा सकता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क एक रिस्क होता है जो डेट फंड्स में, डेट में होता है। इक्विटी का ये रिस्क नहीं है। डेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क ये कहते हैं कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ती हैं। जैसे हमने देखा कि 3-4-5 दिनों पहले आरबीआई ने सुबह सुबह उठ के ये कर दिया कि आपकी ब्याज दरें बढ़ा दी। तो इसकी वजह से जब ब्याजें बढ़ती हैं तो जो बॉन्ड्स होते हैं डेट फंड में, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, उनकी वैल्यू घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि अगर एक बॉन्ड ने अपना ब्याज 8% पे लॉक इन किया है और ब्याज दरें 9 पे चली जाती हैं, तो वो बॉन्ड जो है वो मजबूत नहीं रहता, क्योंकि उसने सिर्फ 8 की लॉक इन की है, बट आज महंगाई मतलब ब्याज दरें 9 की है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, जो बॉन्ड्स ने लोअर इंटरेस्ट रेट लॉक इन किया होता है लंबी अवधि तक, उनके लिए डिसएडवांटेज माना जाता है, क्योंकि अब ब्याज दरें 9 है, बट ये बॉन्ड ने तो 8% की लॉक इन की हुई है, तो उसको तो सिर्फ 8 ही मिलेगा, बट ब्याज दर मार्केट में 9 मिल रही है। उसकी वजह से वो जो बॉन्ड है उसकी प्राइस घट जाती है। वो प्राइस को घटने को इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। वैसे ही अगर ब्याज दरें घट जाती हैं तो वो बॉन्ड की जो वैल्यू है, अगर ब्याज दरें 8 से घट के 7 हो जाती हैं, तो वो बॉन्ड अब बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसने 8 की लॉक इन की हुई है और मार्केट में आज ब्याज 7 का है, तो वो बॉन्ड ज्यादा वैल्यू में कमांड करता है। तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट नीचे जाने पे बॉन्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने पे बॉन्ड की प्राइसेस नीचे जाती हैं। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिश्ता जो है ब्याज दरों का और बॉन्ड प्राइसेस का, इस उल्टे रिश्ते को इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। बॉन्ड और ब्याज का कनेक्शन बहुत ही बखूबी समझाया फिरोज ने। अब हम आते हैं क्रेडिट रिस्क पर। हाल फिलहाल में हमें मालूम है कि क्रेडिट रिस्क की वजह से कितने निवेशकों को नुकसान, जोखिम भी उठाना पड़ा है। अब ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है और इसको कैसे पहचानें? क्रेडिट रिस्क बड़ी साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं, आपने किसी को उधार दिया और उसकी उधार वापस करने की क्षमता ना रही, या फिर वो पैसे दिए बगैर भाग गया, तो उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। कभी आपने अपने दोस्त को उधार दिए, अब उसका बिजनेस ठीक नहीं चला, आपको पैसे वापस नहीं करना, तो आपका कौन सा रिस्क फ्रक्टिफाई हुआ है? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क इज अ रिस्क जहां आप किसी को पैसे उधार में देते हैं और वो पैसे वापस लौटाता नहीं है, शायद उसकी क्षमता ना हो या उसकी नीयत ना हो, इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रेडिट रिस्क। जैसे स्वाति जी आपने कहा कि काफी बार हमने देखा है कि कोई कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी की बैंक में, आपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बैंक में एफडी लगाई और वो बैंक ने आपके पैसे वापस ही नहीं किए, बोले अब बैंक पैसे वापस नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क हो जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। क्यों है? क्योंकि ये आप वक्त से ठीक नहीं हो जाता ऑटोमेटिकली। जब मार्केट की रिस्क आप देखते हैं, मार्केट गिरती है तो वापस आ भी जाती है ऊपर, बट क्रेडिट रिस्क अगर पैसा डूब जाता है फिर समय के साथ भी वो पैसा वापस नहीं आ पाता। तो इसीलिए क्रेडिट रिस्क को ज्यादा बारीकी से समझना
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो की। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का भी हो गया। ब्रेक के बाद कुछ और रिस्क पर करेंगे चर्चा और फिक्स करने के तरीके भी समझेंगे। फिरोज अजीज हमारे साथ शो में शामिल रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। निवेश पे होते हैं कितने तरह के जोखिम और इन जोखिम यानी रिस्क को कैसे फिक्स करें, समझ रहे हैं आनंद राठी के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से। फिरोज, अब तक हमने काफी रिस्क और जोखिम को लेकर चर्चा की, अब हम आते हैं करेंसी रिस्क पर और इसका रिलेशन हम समझना चाहेंगे। मतलब रुपए की गिरावट में या डॉलर के उछाल में या वाइस वर्सा, डॉलर की गिरावट में रुपए के उछाल में कैसे निवेशकों को नुकसान हो सकता है? स्वाति जी, करेंसी रिस्क जो है ये थोड़े निवेशकों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके खर्चे डॉलर में आने की उम्मीद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लड़के को फॉरेन में पढ़ाना चाहता हूं तो उसकी फीस तो डॉलर में खर्च करनी पड़ेगी, उसका रहना और उधर हॉस्टल बोर्डिंग वोर्डिंग जो भी होगी खर्चा डॉलर में होगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं कोई ग्लोबल हॉलिडे पे जाना चाहता हूं, जिंदगी में पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, तो मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी आगे चलते हुए। तो करेंसी रिस्क सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन लोगों के लिए जिनकी ग्लोबल एस्पिरेशंस हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क होता क्या है कि आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो घटती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप सन 2005 में देखेंगे तो एक डॉलर खरीदने के लिए आपको 45 रुपए अप्रोक्सीमेटली देने पड़ रहे थे। तो एक 45 रुपए अपनी जेब से निकाल के अगर आप कोई फॉरेन करेंसी के ट्रेडर को देते और दुकानदार को देते तो वो आपको $1 दे देता। आज वही डॉलर खरीदने के लिए आपको अपनी जेब से 76 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है। वो सामने वाला आपको सिर्फ $1 ही अभी भी दे रहा है, बट आपको अब 30 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसको कहते हैं करेंसी रिस्क। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आपको करेंसी रिस्क समझना है तो दोनों देशों का ब्याज पे निर्भर करेगा। तो इसकी जो अंदेशा होता है कि रुपये की वैल्यू 2 से 3% साल दर साल घटेगी, ये देखने को मिला है लास्ट 20-25 सालों से, क्योंकि इंडिया की ब्याज दरें और महंगाई ज्यादा है। सो करेंसी की जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल 2 से 3% जरूर होती है। अगर आप 20 साल बाद अगर आपने रुपए लेके आप डॉलर खरीदने जाएंगे तो 76 का शायद ही भाव मिलेगा, आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। उस रिस्क को मिटिगेट करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने ग्लोबल जो खर्चे हैं उनको भी आप बखूबी प्लान कर सके और निभा सके। और एक और रिस्क जिस पर चर्चा करेंगे वो है लिक्विडिटी रिस्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है जिसमें ये देखना ज़रूरी है कि जो एसेट है हमारा वो उतनी फेयर वैल्यू और फेयर प्राइस पर हम उसको कितना लिक्विडेट या कितना आसानी से उसको बेच सकते हैं, उसकी कीमत वसूल सकते हैं कि नहीं वसूल सकते। ये लिक्विडिटी रिस्क जो हमारे निवेश में है कहाँ कहाँ पर लागू होता है फिरोज? ये स्वाति जी, आपने लिक्विडिटी रिस्क बहुत सरलता से समझा ही दिया। उसको लागू कहाँ होता है? हर वो चीज जो इतनी ज्यादा खरीदी बेची नहीं जाती उसको उसमें लिक्विडिटी रिस्क जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्विटी का उदाहरण लूं तो छोटे मध्यम वर्ग की कंपनी और छोटी कंपनियों की जो स्टॉक्स होती है उसको आप एक साथ बेचने जाते हैं तो आपको खरीदार मार्केट में भी नहीं मिलता। उसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क इक्विटी की लिक्विडिटी रिस्क टॉप 10 स्टॉक्स में नहीं होती क्योंकि इतने सारे लोग खरीदने बेचने के लिए तैयार बैठे। बट छोटे कंपनियों में उसकी लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा होती है। तो स्मॉल कैप फंड्स में लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा होती है क्योंकि कंपनियां छोटी हैं, खरीदार बेचने वाले कम है। तो ये इक्विटी की साइड होता है। डेट में हमने देखा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो आज आप करोड़ों के अरबों के खरीद सकते हैं, कल बेच सकते हैं और प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। बट अगर आप कोई कंपनी छोटी कंपनी का बॉन्ड खरीदते बेचते हैं तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क आ जाती है। हमने देखा है कि पैंडेमिक के दौर में काफी सारे डेट फंड्स में जो बॉन्ड्स थे जो लिक्विड नहीं थे तो वो बेच नहीं पाए, तो उन्होंने अपने फंड्स को बंद कर दिया था। तो वो क्या हो गया था कि लिक्विडिटी रिस्क सर पे मंडरा रही थी, तो इसीलिए फंड्स ने कहा कि भाई हम बंद कर देते हैं, थोड़े दिनों में धीरे धीरे बेच के पैसा वापस करें। उसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। रियल एस्टेट जो हम इंडियंस की फेवरेट एसेट है, इसीलिए 50% हर इंडियन का पैसा सेविंग्स रियल एस्टेट में लगा हुआ है, उसमें लिक्विडिटी रिस्क बहुत होती है। आज अगर आप एक घर खरीदें और कल बेचने जाएं तो 10-15% आपके टूटने ही टूटने हैं, उसको कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क।
और रिस्क और रिवॉर्ड के या रिटर्न के इस पूरे हम अपने डिस्कशन को सम अप करें तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में फिरोज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ 3 years रिटर्न को देखें परखें और उसके जोखिम को उसके साथ आंकें तो कहाँ कितना रिटर्न और कहाँ कितना जोखिम? देखिए, अगर आप देखें इक्विटी की जो रिटर्न होती है वो होती है 10 से 18% मेरे हिसाब से अगले 3 साल की रेंज। उसकी जो रिस्क का आंकड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको कहते हैं, एक रिस्क का आंकड़ा वो 15% का होगा आपका। म्यूचुअल फंड्स में 12 से 14 की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं और रिस्क का आंकड़ा होगा 13 का, स्टैंडर्ड डिविएशन होगी 13 की। पीएमएसएस वो रिटेल निवेशक के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है तो उसको स्किप कर देता हूं। डेट के म्यूचुअल फंड्स में आप 5 से 7% की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, रिस्क का आंकड़ा होगा 2 का। फिक्स डिपॉजिट में 5 से 6% की उम्मीद कर सकते हैं, रिस्क का आंकड़ा होगा 0 का, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन एफडी की 0 है। अगर आप 6 की उम्मीद करते हैं तो 6.00 ही मिलने वाला है आपको, तो उसको कहते हैं 0 स्टैंडर्ड डिविएशन। पीपीएफ में 7 की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन 0 की है, क्योंकि 7 की उम्मीद गवर्नमेंट ने बोली है तो मिल ही जाएगा आपको 7, ना तो 7.25 मिलेगा ना तो 6.25 मिलेगा, 7 बोला है तो 7 मिलेगा, तो उसमें रिस्क का आंकड़ा 0 है। गोल्ड में 8 से 12% की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं और उसमें रिस्क का आंकड़ा 7 से 9 का रिस्क का आंकड़ा होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन आज अगर दर्शक समझ रहे हैं तो उसको फेमिलियराइज करने में टाइम लगेगा, बट आज जागरूकता और क्यूरियोसिटी जगाने की बारी है। तो ये समझना ज़रूरी है कि रिस्क और जो रिटर्न है वो आपके लिए, आपके निवेश के लिए कितना ज़रूरी है। अब मैं शो के बिल्कुल एंड में फिरोज आपसे समझना चाहती हूँ, कोई एक नया निवेशक है, क्योंकि एक निवेशक की अपनी जो रिस्क कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके लिहाज से भी उन्हें निवेश करने की सलाह दी जाती है। तो एक नए निवेशक के लिए किसी एसेट के रिस्क को पहचान कर अपने रिस्क के साथ कोरिलेट करने का जो तरीका है वो क्या हो, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आई थिंक स्वाति जी जो आपने कहा, इसको मैं एक निवेशक है जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में है तो उसके लिए महंगाई का रिस्क बहुत ज्यादा गंभीर है, राइट। सो पॉइंट 1, आपको अपनी लाइफ की स्टेटस समझनी है कि आप लाइफ के कौन से भाग में हो, कौन सी स्थिति में हो, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो कमाने की क्षमता है वो एज से घटती जाती है, तो इसीलिए आपकी कमाने की क्षमता को प्रोजेक्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको टैक्सेशन की भी ध्यान रखनी पड़ती है, आपको लिक्विडिटी कितनी चाहिए उसकी रिस्क की आपको आंकड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो 4-5 रिस्क हमने देखे स्वाति जी, आपको अपनी करंट स्थिति और लाइफ स्टेज के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो यंग लोग होते हैं उनको इन्फ्लेशन रिस्क ज्यादा मात दे सकता है, जो 50 की उम्र में है, 60 की उम्र में है, उनको महंगाई से इतना मार नहीं पड़ेगा, बट उनको मार्केट रिस्क नहीं ले सकते। वो इक्विटी में डाल देंगे और पैसे की जरूरत पड़ी तो और मार्केट नीचे है तो उनको नुकसान हो जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड द लाइफ स्टेज ऑफ योर ओन एंड देन मैरी इट टू द इंस्ट्रूमेंट विच यू आर प्लानिंग टू बाय। बहुत धन्यवाद फिरोज, आपका हम करेंगे। आपने बहुत ही जटिल टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से हमारे निवेशकों और दर्शकों को समझाया कि रिस्क होता क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे पहचानना चाहिए और रिस्क को फिक्स करने का सबसे ज़रूरी तरीका क्या है। बहुत धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से आपका मनी गुरु में शामिल होने के लिए। और इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया, पर ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से आपको बता दें, कोई सवाल आपके मन में है आप जरूर हमसे पूछिए, तरीका बेहद ही आसान है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा जिस पर आप अपना सवाल पूछिए। उसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी।